कैचर में जकड़े शहद रंग बाल, जिनकी कुछ लिटें मुतफक्कर से मोमी चेहरे पर बिखरी हुई थी। ये जो मर्द होते हैं ना आपी, बड़े ही अजीब होते हैं कसम से। किसी औरत से पड़ने वाले थप्पड़ को अपनी अना और इज्जत का मसला बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हर सूरत इंतकाम ही लेना है। अक्सा ने अपने मखसूस अंदाज में बात करके सस्पेंस की इंतहा कर दी। कैसा इंतकाम? जन्नत के लब हिले। वो इतनी कमजोर और बेबस कभी नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही थी। गोया उसे फारिस वजदान से किसी भी अच्छाई की कोई तवक्का नहीं थी। अमीरजादे सीरियल किलर हायर करते हैं, कुछ अगवा भी करवा लेते हैं, कुछ सारी उम्र के लिए कैदी बना लेते हैं और कुछ। जवाब फारिस वजदान ने दिया था और इतने अचानक से दिया था कि वो मारे बुखलाहट के सोफे से उछलकर उठ खड़ी हुई थी और फिर उसी सरायत से उसने मुड़कर पीछे देखा था। सुरमाई ट्राउजर पर हल्के आसमानी रंग के स्वेटर में मलबूस लापरवाह से हुलिये में वो जेबों में हाथ डाले खड़ा था। सर्द निगाहें जन्नत के चेहरे पर जमी थी। कंधे से फिसलती शॉल को ठीक से ओढ़ते हुए जन्नत ने हलक से गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारा। अक्सा का लिहाज करके अपनी घबराहट पर काबू पाया, खौफ को भगाकर सर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल अक्सा से पूछा गया था और जरा सख्ती के साथ पूछा गया था। जन्नत आपी ने कहा था कि उन्हें नींद नहीं आ रही, तो तुमने सोचा बैठकर लोरी सुना देती हूँ, शायद इस तरह आ जाए। अक्सा ने घर बढ़ाकर फारिस को देखा, फिर सर झुका लिया। जाओ। हुक्म मिलते ही वो पैरों में चप्पल अड़सती अपने मैगजीन संभालती फौरन रूपोश हो गई। अब लाउंज में जन्नत खड़ी थी और सामने फारिस। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। खौफ किस बात का था आखिर? वो इससे डर क्यों रही थी? एक थप्पड़ ही तो था जो कि नागुरेज था। बेदर्दी और नफरत के साथ 2 बार धकेला था उसने, जैसे वो कोई अछूत हो जिसके करीब आने से इसकी मौत वाकया हो जानी थी। ऐसी सूरत में अगर उसने गुस्से में थप्पड़ भी मार दिया तो क्या हुआ? वो भी तो सख्ती दिखाता रहा है, कमरे से निकालता रहा है। वो भी तो उसे पार्किंग एरिया में छोड़कर आया था। तेजी से भागता दौड़ता जहन रुक गया। सूखे पत्ते की तरह लर्जता दिल थम गया। हिम्मत मुजतमा करके उसने सर उठाया, लब भींचकर फारस की आंखों में आंखें डाले ताकि उसे ये तासुर दे सके कि वो हरगिज उससे खौफ नहीं। फारिस अगले चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। वो भी डट कर खड़ी रही। थप्पड़ की सजा डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। बिला आखिर उसने खामोशी का कुफल तोड़ा। सजाएं गलतियों की होती हैं और मैंने कोई गलती नहीं की। यानी तुम्हें कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं? जन्नत ने आंखें फैलाकर उसे देखा। ये पछतावे और एहसास की बात कौन कर रहा है? किस बात का पछतावा? लहजे में कहर भरकर पूछा। शायद तुम्हें याद नहीं, 2 बार धकेला था तुमने मुझे, 2 बार। उंगलियां खड़ी करके दिखा दी। तो फिर तुम दूर क्यों ना हुई? और हाँ, याद आया, तुम्हें डर था कि कहीं तुम बेवा ना हो जाओ। फारिस का लहजा इस्तेहजाहिया हुआ। जन्नत का चेहरा मारे खुफत के सुर्ख हो गया। काश वक्त उसे पीछे ले जाए और वो हॉस्पिटल में सेब काटते हुए खुद को एक अदद थप्पड़ से नवाज सके। ए काश। हाँ, मुझे अपनी फिक्र थी और बहुत ज्यादा फिक्र थी। तुम्हें इससे क्या? डट कर जम कर एक बार फिर सर उठाकर गिराई। जेबों में हाथ डाले जरा सा सर झुकाकर वो बामुश्किल कंधों तक पहुंचती जन्नत कमाल को अगले चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर सर झटक कर जाने के लिए मुड़ गया। उसका रुख ऑफिस रूम की तरफ था, गोया वो अपने किसी काम से ही नीचे आया था। एक सर्द नजर उस पर डालती वो जीना तय करती कमरे में चली गई। उसने तकिया और कंबल उठाया और फिर तन फन करती सिटिंग एरिया में सोफा कम बेड पर जा सोई। तेवर बिगड़े हुए थे, जबरे बिंचे हुए और आंखों में गुस्से के साथ साथ बेनाम सी खुफगी लहरा रही थी। स्टडी रूम में वो पिछले 1 घंटे से मौजूद था। फाइल्स देखते, साइन करते, जरूरी रिपोर्ट्स का सरसरी सा जायजा लेते उसे कॉफी की तलब हुई थी तो वो उठकर बाहर आ गया था। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी समात से जन्नत की आवाज टुकराई तो रफ्तार खुद ही मद्धम हो गई। पहले उसका ख्याल था वो मम्मी से ही बात कर रही होगी, मगर वो तो इस वक्त तक सो जाती थी। किचन की तरफ देखते हुए वो सीढ़ियों के पास ही रुक गया था, यूं कि अब वो ओपन किचन एरिया को अकबी हिस्से से बाआसानी देख सकता था। अब देखिए मुझे, मैं कहीं से आपको परेशान या अपसेट लग रही हूँ? मोबाइल किचन काउंटर टेबल पर स्टैंड पोजीशन पर रखकर वो उल्टे कदम पीछे होते हुए मुस्कुराई थी।
स्क्रीन पर सायरा खाला का चेहरा वाज़िया था। उनके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी, मगर आंखों में फिक्र ठहरी रही थी। काउंटर टेबल के साथ टेक लगाते हुए वो अब बराह रास्त उन्हें देखने लगी थी। पूरे 1 हफ्ते बाद जन्नत ने उनकी कॉल रिसीव की थी। पूरे 1 हफ्ते बाद खुद से राब्ता किया था। तुमने फारिस से बात की? किस बारे में? वो अनजान हो गई। जो कुछ उस रात हुआ, खाला मुहतात होकर पूछ रही थी। झुके सर के साथ जन्नत ने नफी में सर हिला दिया। क्यों? मैंने जरूरी नहीं समझा। आहिस्तगी से मुड़कर बर्नर बंद कर दिया। चाय केतली से कप में अंधेलने लगी। अब देखिए, गलती तो मेरी ही है ना। फारिस ने तो कहा था कि साथ ही चलो। मैंने ही जिद की कि सिदरा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी। पिलर के पीछे सीढ़ियों के पास जेबों में हाथ डाले वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा रहा था। तुम्हारे खालू सफदर भाई से मिले थे, बात भी की थी, समझाया भी था, लेकिन तुम तो जानती हो जमान किस नेचर का है। मुझे फिक्र हो रही थी कि वो कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। उसने मुड़कर अचंभे से सायरा खाला को देखा, फिर हंस दी। उसकी हंसी खोखली थी, उसकी आंखें झूठी थी, उसके तासुरात मसनूई थे, उसकी बहादुरी धोखा थी। मैं सोच रही थी कि अगर मैं फारिस को एतमाद में लेकर बात करूं, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल। आप ये कैसी बातें कर रही हैं खाला? जन्नत ने फौरन उन्हें टोक दिया। जन्नत, मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी उसे धोखा दिया, आप अब भी उसे धोखा देंगी। उसका रवैया बदला था, उसकी हिम्मत बिखरी थी, उसका हौसला टूटा था। सायरा खाला सदमे से गुंग उसे देख कर रह गई। जन्नत, और फिर लफ्ज गोया खत्म हो गए। वो मजीद कुछ कह ही न सकी। वादा करें आप ऐसी कोई भी बात उससे नहीं करेंगी, कभी भी नहीं, उसने 2 टोक लहजे में कह दिया था। सायरा खाला उसे बेबसी से देख कर रह गई। मेरी जिंदगी में सब नॉर्मल है। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई तूफान उठे और मेरा तमाशा बने, लेकिन जमान चुप नहीं बैठेगा। सायरा खाला को बस यही फिक्र थी। जन्नत ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, ना परेशान हुई, ना खौफ का इजहार किया, ऐसे जैसे ये मसला कोई मसला रहा ही ना था। मुझे तुम्हें शादी अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। काफी देर तक जब वो कुछ ना बोली तो उन्होंने कहा, आपने फोर्स नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से आई थी। पूरे एतमाद के साथ उसने झूठ बोला, फिर एक लम्हे का तवक्कुफ किया। आप मेरे लिए इस तरह फिक्रमंद होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता खाला। ठीक है, बड़े बाबा ने आपको वसीयत की थी मेरे बारे में, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं घर में बहुत खुश हूँ। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी मुझे बहुत चाहती हैं। चाय का घूंट भरकर उसने फिर उन्हें देखा। वो खामोश थी। अगर फैसल भाई कह रहे हैं तो कनाडा शिफ्ट हो जाने में हर्ज ही क्या है। अब तो सिदरा की भी शादी हो गई है, मैं भी अपने घर की हो गई हूँ। अब तो आपको मुकम्मल सुकून से चले जाना चाहिए। सायरा खाला ने पूरी बात खामोशी से सुनी। फिर कुछ याद आ जाने पर उन्होंने फारिस से मुतल्लक पूछा। उन्हें गालिबन मिसेस शेराजी ने ही बताया था कि वो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा है और बातों के दौरान उन्हें पूछना याद ही न रहा। जन्नत के तासुरात एकदम बदल गए। भुएं गैर महसूस अंदाज में सुकड़ गई। गैस व्हाट? उसे कैट एलर्जी है। क्या आप यकीन कर सकती हैं? मेरे शोहर को कैट एलर्जी है। और इस तमाम अरसे में सायरा खाला के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट बिखरी थी। जन्नत बिल्लियों के लिए कितनी दीवानी थी, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मैंने सोचा था यहाँ सेट हो जाऊंगी तो फिर बिल्ली पालूंगी। मैंने मिसेस यजदानी से बात तक कर ली थी कि उनकी ईरानी कैट का एक बच्चा मैं लूंगी। और अब गहरा तनफस लेकर उसने बेबसी से हाथ उठाकर ढीले छोड़ दिए थे। आपको कम से कम रिश्ता तय करने से पहले ये तो मालूम करवा लेना चाहिए था कि लड़के को बिल्लियां पसंद हैं भी या नहीं। वो अब इन पर खफा हो रही थी। इतना सीरियस मसला तो नहीं होगा जन्नत, वो हंसते हुए बोली। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहा है खाला, अब आप खुद समझ जाएं कि ये उसके लिए कितना सीरियस मसला है। तो ठीक है, दूर दूर से बिल्लियों को हायलो हाय कर लिया करो, अब शोहर के लिए इतना तो करना पड़ेगा। खाली कप सिंक में धोते हुए जन्नत ने जरा सी खुफगी के साथ उन्हें देखा। आपको मेरा गम नहीं लग रहा है?
नहीं बच्चे, मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ, वो हंस दे। अच्छा, ये बात किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। दुपट्टे के साथ साथ खुश्क करती वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ झुकी। कौन सी बात? यही कि फारिस को बिल्लियों से एलर्जी है। मुझे लगता है घर में मुलाजमों को भी नहीं मालूम। एक तरह से ये ठीक भी है। अगर ये बात बाहर निकले तो किसी को पता चल जाए फारिस का रिएक्शन कितना शदीद होता है, तो यकीनन उसके दुश्मन उस बात का फायदा उठाना चाहेंगे, है ना? खाला उसकी सोच पर अंगश्त बदनार रह गई। ये बड़े बड़े कारोबारी लोगों के दुश्मन भी ना तो बड़े बड़े होते होंगे। खाला उसकी सोच पर हैरान हो रही थी। यह ख्याल उनके जहन में एक लम्हे के लिए भी नहीं आया था। अक्सा भी सारा वक्त मेरे साथ रही, लेकिन मैंने उसे भी भनक नहीं पड़ने दी कि वो हॉस्पिटल में किस वजह से है। बहुत मुहतात अंदाज में, संजीदगी और समझदारी से उनसे बात कर रही थी। अंदाज पूर्ण इसरारियत लिए हुए था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उन्होंने एतराफ किया। और तब ही कदमों की आहट पर उसने बेसाख्ता सर उठाया, फिर घूमकर काउंटर टेबल की तरफ आई और वहीं से उसने बहुत आगे तक देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अच्छा खाला, आपसे फिर बात होगी। उनको अलविदा करके उसने किचन की लाइट्स ऑफ कर दी। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसकी नजर बेसाख्ता ही ऑफिस रूम की तरफ उठ गई थी। दरवाजा खुला हुआ था और फारिस वजदान रैक से कुछ फाइल्स निकालता नजर आ रहा था। सर झटक कर वो सीढ़ियां चढ़ गई। मुझे गिरने से डर नहीं लगता खान। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी और फिर खुद उठ गई थी, और अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। ऑफिस चेयर पर बैठे हुए उसने फाइल टेबल पर रख दी थी। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाते हुए वो मुसलसल अपनी पेशानी मसल रहा था, और फिर तारीख के साथ साथ शादी हॉल की तफसीलात से आगाह करते हुए उसने अदील अहमद से 10 से 12 बजे के दरमियान पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली थी। उसने सारा दिन खुद को मिसेस शेराजी के साथ मसरूफ रखा। काफी अरसे बाद उसके इसरार पर वो कुदरती मनाजर की एक पेंटिंग बना रही थी। उनके स्टूडियो में छोटे साइज कारपेट पर बैठकर वो भी कैनवस पर ऐसे ही रंग बखेरने लगी थी। सबज, सुनहरा, स्याह, सुर्ख, गुलाबी रंगों से खेलते उसकी तवज्जो एक बार फिर फारिस वजदान के बॉक्स की तरफ चली गई। हाथ बढ़ाकर उसने बॉक्स अपनी जानिब घसीट लिया। एक बार फिर खोलकर वो अशिया का जायजा लेने लगी। नीचे, बहुत नीचे तस्वीरों का एक एल्बम भी था। रुख बदलकर उसने मिसेस शेराजी की तरफ देखा, गोया के वो जानती थी अगर उन्होंने देख भी लिया तब भी उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, मगर फिर भी जाने क्यों वो कुछ मोहतात सी हो रही थी। उसने एल्बम खोल लिया। पहली तस्वीर सामने थी। सुनहरी आंखों में बला की मासूमियत लिए वो 4-5 साल का एक खूबसूरत बच्चा था। धूप में उसकी रंगत गुलाबी हो रही थी। शहद रंग की अमेजश लिए चॉकलेटी रंग के नरमो मुलायम बाल कदरे लंबे थे, उसकी पेशानी पर बिखरे गर्दन तक आते हुए। आंखों में इश्तियाक और तजस्सुस लिए वो सफ़े पलटती गई। बेड पर अलमारी के सामने दरख्त के नीचे सरसब्ज मैदान के वस्त में रिजल्ट कार्ड लेते हुए, ट्रॉफी जीतते हुए, खेल के मैदान में घोड़े की पुश्त पर 6 से 16 साल तक के फारिस वजदान की तस्वीर उसके सामने थी, मगर कहीं भी वो मुस्कुरा नहीं रहा था। हर तस्वीर में वो अकेला था। हर तस्वीर में उसके तासुरात भी एक से थे। फैमिली का कोई एक फर्द भी उसके साथ नहीं था, हत्ता कि मिसेस शेराजी के साथ भी उसकी कोई तस्वीर ना थी। एल्बम के आखिर में एक तस्वीर थी। सरसब्ज बाग का मंजर था। वो शाह बलूत के साए में लकड़ी की बाड़ के पास खड़ा था। लड़खता हुआ फुटबॉल उसकी तरफ आ रहा था, और जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ 5-6 साल की बच्ची खड़ी थी। उसकी पुश्त कैमरे की तरफ थी। अपना सर ऊंचा किए उसने जोश से हाथ ऊपर उठा रखे थे। उसकी सफेद फराक पर जगह जगह धब्बे लगे थे। सफेद जराबें तो मुकम्मल तौर पर मिट्टी से अटी हुई थी। पूरे एल्बम में सिर्फ एक यही तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक टीनेजर फारिस के लबों पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। जिंदगी से भरपूर एक खूबसूरत मुस्कुराहट। ऐसे लगता था जैसे ये तस्वीर उसकी बेखबरी में ली गई हो। यकायक किसी ने उसके हाथों से एल्बम लिया। उसने चौंक कर झटके से सर उठाया। सांस रुक सा गया। उसे नागवारी से देखते हुए फारिस ने बॉक्स में एल्बम फेंका, झट से बंद किया और उसे उठाकर अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया। अब कम अज कम वो अक्सा की मदद के बगैर इस बॉक्स तक नहीं पहुंच सकती थी। फारिस
मिसेस शेराजी के पास चला गया, उनके गिर्द बाजू हमाइल करते हुए झुका तो मिसेस शेराजी ने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा। तुम कब आए? अभी अभी। स्टूल खींचकर वो उनके पास ही बैठ गया। अब वो कैनवस पर सफेद फूल को देख रहा था जिसमें मिसेस शेराजी सुर्ख लकीरों का इजाफा कर रही थी। उसने अपनी माँ के पुरइश्तियाक चेहरे को देखा, फिर रंग से अटे इस ब्रश को। बिला आखिर आपने ब्रश उठा ही लिया। वो मुस्कुराया। ये जन्नत की वजह से मुमकिन हुआ है। सब कुछ सेट करके मुझे बिठा दिया कि कुछ बना दें, उसे बेडरूम में लगाना है। फारिस की निगाहें बेसाख्ता जन्नत तक गई। सर झुकाए वो एक बार फिर बिला वजह के रंग फैलाने लगी थी। गोया मुझसे ज्यादा अहम आपकी बहू है, उसने शिकवा किया। जन्नत के कान खड़े हो गए। मिसेस शेराजी हंस दी। जेलस हो रहे हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। मैं अपनी बेटी की कोई बात टाल नहीं सकती। अगर जो मैं आपको आपकी बेटी के करतूतों से आगाही दूं तो क्या आप तब भी उसकी कोई बात नहीं टालेंगी? जन्नत के चेहरे का रंग फक हुआ, आंखों में खौफो हरास फैल गया। हाँ, तब भी नहीं। बाय द वे, तुम्हें इससे मसला क्या है? अब्दुल गफूर शिकायत कर रहा था गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक है आपकी लाडली को। मिसेस शेराजी ने जरा हैरान होकर जन्नत को देखा। वो मतवहश सी अपनी जगह बैठी रह गई थी। हालांकि बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर उसके तासुरात। वो हंस दी। रियली जन्नत, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। साथ ही फारिस को अपने इरादे से आगाह किया। फारिस अपनी माँ को देख कर रह गया। आपकी आदतें खराब हो रही हैं मम्मी। उनकी हंसी बेसाख्ता थी। मैं खाने का इंतजाम देख लूं। वो माजरत चाहते हुए उसी वक्त उठकर चली गई। फारिस ने मिसेस शेराजी से ये क्या कहा था? वो शिद्दत से धड़कते दिल के साथ अगले कई लम्हों तक राहदारी में ही खड़ी रही थी। फारिस वजदान की निगाहों का तासुर बदल गया था। आंखों में नरमी अगर नहीं थी तो सख्ती भी ना रही थी, लेकिन जन्नत कमाल के लिए वो आंखें अब भी अजाब बनी हुई थी। मगर जाने क्या बात थी कि उठते बैठते आते जाते वो उसकी निगाहों का हसार अब खुद पर महसूस करने लगी थी, और ऐसा इन 3 माह में पहली बार हुआ था। बजाय खुश या मुतमिल होने के वो उलझनों में पड़ गई थी। रह रह कर या तो ख्याल थप्पड़ का आता था या फिर उस माजी का जो फारिस वजदान पर मुनकशफ हुआ था और जिस पर उसने खुलकर अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उसने कुन आंखियों से फारिस को देखा। बेड पर तकियों के सहारे नीम दराज लैपटॉप की स्क्रीन पर मसरूफियत भरे अंदाज में कुछ देखता कुछ टाइप करता हुआ। यकायक ही पार्किंग एरिया का मंजर जन्नत की आंखों में लहरा गया। चेहरे के तासुरात बदल गए। गुस्से ने नए सिरे से ऊद लिया था। सोफे पर टांगों के गिर्द बाजू बांधते हुए उसने तनफ्फर से उसे एक नजर देखा, फिर रुख फेरे दीवारों को घूरने लगी। ऐसे बेइस इंसान को आखिर उसने सोचा भी तो क्यों? फारिस ने जरा सी नजरें उठाकर उसे देखा। कुछ देर पहले तक चेहरा उलझनों की हकायत सुना रहा था, अब गुस्से की झलक नजर आ रही थी। पल पल उसका रंग, उसके तासुरात बदलते थे। वैसे मैं कुछ सोच रहा था। लैपटॉप एक तरफ रखे वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। तुम मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो, बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। और जन्नत को लगा दिसंबर की सर्द रातों में किसी ने ठंडे पानी की बौछार करके उसे हिलाकर रख दिया हो। आज के दौर में सब अपना फायदा देखते हैं, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी गर्ज के। कोई ना किसी की इतनी केयर करता है और ना इतनी सख्ती और तौहीन बर्दाश्त करता है। कुछ ना कुछ तो तुमने भी सोच रखा होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी चाहिए होगा। आंखों में दुख, सदमा, बेयकीनी लिए वो उसे देख कर रह गई। इसलिए तुम बिला झिझक कुछ भी मांग सकती हो। बेड क्राउन से टेक लगाए, टांग पर टांग रखे वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। तासुरात सुलाजू थे, जैसे कोई लेन देन मुतवक्का हो। ना सख्ती थी ना गुस्सा था। उसके लिए ये गुफ्तगू बहुत आम नोयत की थी, मगर जन्नत पर जैसे पहाड़ टूट रहे थे। वो फना हो रही थी। क्या समझता था वो उसे? अंदर ही अंदर गुस्से से बल खाते हुए उसने लब भींच कर सर उठाया। तुम्हें लगता है मैं आंटी का ख्याल तुम्हारी वजह से रखती हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी गलत फहमी दूर कर लो। हाँ, जानता हूँ उनका ख्याल रखना, उन्हें वक्त देना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मैं मजबूरियों से फायदा नहीं उठाता।
मेरे घर में बगैर मुआवजे के कोई काम नहीं करता, सबको पेमेंट अदा करता हूँ मैं। जन्नत का पारा चढ़ गया। मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे इशारे पर काम करती हूँ। आंटी के साथ मेरा अपना रिश्ता है और ये रिश्ता कब तक है? फारिस का लहजा तंजिया हुआ। सकूत में ढलकर वो दम साधे उसे देख कर रह गई। वो एकदम से उसे बहुत गैर, बहुत अजनबी सा लगा। हालांकि वो उसका था भी नहीं, फिर भी उसे दुख हुआ, फिर भी उसे बुरा लगा। क्या चाहते हो तुम? वो मजीद कोई सवाल, कोई इस्तफसार नहीं चाहती थी। अपने सवाल का जवाब। जन्नत के लिए वहां बैठे रहना मुश्किल हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो कमरे से निकल आई थी। मुलाजमों को पेमेंट अदा करता हूँ। फारिस की नकल उतारती वो शदीद गुस्से के आलम में सीटिंग रूम में आ गई। आंखें बार बार भीग रही थी। निकाह करके मुलाजमत दे रखी है मुझे, जॉब कर रही हूँ मैं उसके घर। समझता क्या है ये खुद को? आंखें रगड़ कर साफ की, गाल नाक सुर्ख होने लगी। फारिस का चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुआ। उसकी रोती बसूरती शक्ल को बहुत गौर से मुलाहिजा फरमाया गया। जन्नत ने सर उठाकर उसे कहरबार नजरों से देखा। वो चौखट के साथ पुश्त टकाए खड़ा हो गया। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। चेहरा मुतबस्सम था, आंखों में वही चमक जो जन्नत कमाल को जलील करके कुछ और भर जाती थी। एक बार फिर सोच लो, दुबई में फ्लैट भी दिलवा सकता हूँ। तुम मुझे जलील किए बगैर सुकून से तलाक दे देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बाकायदा हाथ जोड़े। लेकिन मैं तुम्हें मरात देने की बात कर रहा हूँ। अब इतना खटोर भी नहीं हूँ कि तलाक देकर बस फारिग कर दूं। बैंक बैलेंस, जमीन, घर, कुछ तो हो। अगर तुम इस तरह मेरे सर पर मुसल्लत रहे तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो रही थी। शौक से जाओ, मैं भी तुम्हारे पोल उनके सामने खोल दूंगा, हिसाब बराबर। जन्नत सदमे से उसे देख कर रह गई। वो क्या बोल गई थी? उसका अदराक उसे अब हुआ था। फारिस क्या कहकर गया था? उसका एहसास भी जैसे अब हुआ था। तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके लब हिले। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कर सकता हूँ, मैं तो अब उनसे ये भी कह सकता हूँ कि मेरी बीवी भांज है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी जगह थम कर रह गई। जानती थी अगर वो सोच रहा है तो करके भी दिखा सकता है। उसके पास बहुत से ऑप्शन थे। महदूद तो जन्नत रह गई थी। वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगले कई पल खामोशी की नजर हुए। मैं अब भी सोचूं तो हैरान होता हूँ, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि एक बच्चे की जान लेने की कोशिश? तुम्हें डर नहीं लगा था? पहले वो उसकी जात की धज्जियां बखेरता था, अब वो उसके जख्म उधेड़ रहा था। तुम्हारी नाराजगी तो यकीनन उसके बाप से हो गई। इसमें बच्चे का क्या कसूर? मुठियां भींचे वो खामोश रही। ये रॉन्ग कॉल्स का क्या मामला था? सीने पर बाजू बांधे फारिस उसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसकी कैफियत से महफूज हो रहा हो। वो झटके से मुड़ी, ग्लास डोर स्लाइड करके बाहर निकली। खींचकर बंद करती कोने में जा खड़ी हुई। अब जब तक वो अंदर था, जन्नत कमाल बाहर ही रहना चाहती थी। इस तकलीफ से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। कुछ ही देर में वो वहां से जा चुका था, मगर जन्नत रात गए तक बालकुनी में ही खड़ी रही थी। एक कप चाय मेरे लिए भी। शदीद गुस्से और झंझलाहट के आलम में वो अपने लिए चाय बना रही थी जब अकब में फारिस वजदान की आवाज अचानक से गूंजी थी। जन्नत ने मुड़कर अचंभे से उसे देखा। क्या उसे जन्नत नजर नहीं आई थी, या फिर उसने जन्नत को ही मेड समझ लिया था? मुझसे कह रहे हो? उंगली से अपनी जानिब इशारा करके पूछा, हैरत से, बेयकीनी से। तुम्हारे अलावा भी कोई है यहाँ? काउंटर टेबल के साथ पुश्त टकाए, सीने पर बाजू बांधे वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मेरे हाथों की चाय पीने से तुम मर तो नहीं जाओगे? मुमकिन है जिंदा रह जाऊं। जन्नत ने लब भींच कर उसे देखा। पहले वो खामोश रहकर उसे बेइज्जत करता था, अब बात करके उसे बेवकूफ कर रहा था। ये जो नौकरों की फौज है ना तुम्हारी, उनसे बनवा लो अपनी चाय। बिगड़े तेवरों के साथ खासे जारहाना अंदाज में जवाब देकर उसने मग काउंटर पर पटक दिया। पहले तो खुद बना बना कर पेश करती रही हो तुम। उस वक्त मैं अपने हवासों में नहीं थी।
अब तुम हवासों में हो? जन्नत ने बामुश्किल खुद पर जब्त के पहरे बैठाकर उसके मुतबस्सम चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर जैसे अपने असाब को पुरसुकून करने की कोशिश की। चंद लम्हों के बाद उसने बर्नर बंद कर दिया। मग में चाय उंडेल कर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? वो जिच हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मैं तुम्हें अपनी चाय नहीं दे सकती। मग पर गिरफ्त जमा कर उसे आंखें दिखा दी। वो खामोश खड़ा रहा। उसने फिर दाएं तरफ से गुजर जाना चाहा तो फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। कोफत से उसने बाएं सिमत का रुख किया तो फिर उसने फिर वही किया। जन्नत का पारा चढ़ गया। हटो मेरे रास्ते से। सॉरी, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। वो भी इतना ही संजीदा था जितना कि वो थी। मैं फिर भी अपनी चाय तुम्हें नहीं दूंगी। घूंट भर कर जताया भी गया। कर लो, अब ये चाय तुम्हारी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींच कर बैठ गई कि अब यहाँ से जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। फिर कुर्सी की बैक साइड पर बाजू टकाकर शाने बेनियाजी से फारिस को देखते हुए तासीर दिया कि मैं जीती तुम हारे। और उससे कबल कि वो कुछ समझ पाती, फारिस ने एक जिस्त में एक हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। घूंट लेते हुए उसने जताती निगाहों से जन्नत को देखा कि लो, अब ये चाय तुम्हारे भी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींचकर शहाना अंदाज में बैठ गया कि यहाँ से जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। उसके बाद कुर्सी की बैक साइड के साथ पुश्त टकाते हुए तीसरा घूंट लेकर आंखों से जताया कि मैं जीता तुम हारी। और वो हक्का बक्का उसे देख कर रह गई। कहाँ वो उसके हाथ का खाना देखकर डाइनिंग टेबल छोड़ देता था, कहाँ वो उसके हाथों से चाय लेकर पी गया था। ये वक्त भी आना था, ये अनहोनी भी होनी थी। कहीं थप्पड़ से उसका दिमाग तो नहीं हिल गया? कहीं डॉक्टर बुखारी ने उसे गलत अद्वियात तो नहीं दे दी? उसे सही मानों में तशवीश हुई थी। चाय का खाली मग उसके सामने रख कर वो जा चुका था और वो कितनी ही देर तक हैरानो शिशद्दर बैठी रह गई थी। ठंडी सर्द हवाएं पत्तों को एक एक करके सब्ज अहाते पर गिराती जा रही थी। भीगी हुई सड़कों पर खामोशी थी। पार्क में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। स्याह रंग के डिजाइनर ट्रैक सूट में मलबूस, सर पर हुडी चढ़ाए, कानों में वायरलेस ईयरफोन्स लगाए वो जॉगिंग ट्रैक पर था। चेहरे पर भागने की वजह से सुर्खी थी, तनफ्फुस फूला हुआ था। उसे डॉक्टर बुखारी की कॉल मौसूल हुई तो वो रुक गया था। हाल अहवाल पूछते ही वो सीधा मुद्दे पर आ गए। जन्नत ने फोन किया था। अच्छा, उसे हैरत हुई। वो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूमात लेना चाह रही थी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। फारिस की भुएं गैर महसूस अंदाज में सुकड़ गई। उसे लगता है दवाओं का असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। व्हाट? सामने ही संगी बेंच पर बैठे एक उधेड़ उमर साहिब ने सर उठाकर उसे देखा। और आपने क्या कहा? दाहिने हाथ की उंगलियों से अब वो अपनी पेशानी मसल रहा था। यही कि गनूदगी के अलावा और तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, मगर वो मिसर थी कि तुम में डिजीनेस के अलावा भी साइड इफेक्ट्स जाहिर हो रहे हैं। फारिस ने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा। बामुश्किल उन्हें अपनी तबीयत के हवाले से हर तरह की तसल्ली देने के बाद वो मजीद जॉगिंग का इरादा तर्क करते हुए उसी वक्त घर आ गया। जन्नत उसे लाइब्रेरी में मिली थी, किताबों में उलझी हुई। ये डॉक्टर बुखारी से क्या कहा है तुमने? सांस चढ़ा हुआ, रगें फूली हुई, चेहरे पर सुर्खी, आंखों में गुस्सा। जन्नत ने किताब आगे कर ली। उसे सुबह सवेरे फारिस वजदान के मुंह नहीं लगना था। कुछ पूछा है मैंने? फारिस ने किताब झपट कर मेज पर पटक दी। उन्होंने पूछा तुम कैसे हो? मैंने बता दिया तुम ठीक नहीं हो। कमाल बेनियाजी से जवाब देती दूसरी किताब खोलकर वर्क गर्दानी करने लगी। क्यों? मुझे क्या हुआ? त्योरी चढ़ा कर बोला। जन्नत ने जवाब नहीं दिया। अब के फारिस ने दूसरी किताब भी खींच कर हटा दी। मेरे ख्याल से मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो मेज पर हाथ जमाते हुए झुका। मेरे ख्याल से मैं भी जवाब दे चुकी हूँ। जन्नत ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसी लम्हे अक्सा किताबों का एक ढेर बाहों में भरे अंदर दाखिल हुई। जन्नत आपी और उसकी आपी प्लस मालकन के मियाँ ने जिन कहरबार नजरों से उसे देखा, किताबें तो बामुश्किल ही उससे गिरते गिरते बची।
घबरा कर वो बहुत अदब से सर झुका गई। जेरे ला बुड़बुड़ाते हुए फारिस उसी वक्त लाइब्रेरी से निकल गया था। फारिस भाई इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि वो खुद को जाहिर करते हैं। मॉल में शॉपिंग के दौरान स्टैंड पर लटके कपड़ों को इधर उधर करते हुए उसने सर उठाकर आयमा जहीर को दिखा। इधर मैंने कहा जन्नत चलो शॉपिंग पर चलते हैं, उधर फारिस भाई ने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर तुम्हारे सामने रख दिया। मतलब कहाँ से मिलते हैं ऐसे शोहर जो कहे बिना ही बीवी के दिल का हाल जान ले। लेकिन जन्नत ये नहीं बता सकती थी कि उसका हाल दिल क्रेडिट कार्ड के गिर्द तो हरगिज नहीं घूमता था। वो तो आयमा के साथ शॉपिंग पर आज आना भी नहीं चाहती थी। सोफे के पीछे खड़े होकर उसने मिसेस शेराजी को इशारे किनायों में समझाने के कितने जतन किए थे कि वो किसी तरह से कोई भी बहाना तराश कर कह दे जन्नत आज नहीं जा सकती। मगर भला हो फारिस वजदान का जिसने ओपन किचन से बाहर निकलते हुए उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हाँ हाँ श्योर, तुम ले जाओ उसे, कोई मसला नहीं। लाउंज में सोफे पर बैठते ही उसने क्रेडिट कार्ड सामने टेबल पर रख दिया था। इजाजत तो वो ऐसे दे रहा था जैसे वो उसके हुक्म की ही मुंतजिर हो। जन्नत सुलग कर रह गई थी। आयमा जहीर के मजबूर करने पर वो उसके साथ आ तो गई थी, मगर फारिस की उस हरकत पर जो गुस्सा उसे चढ़ा था वो किसी सूरत कम नहीं हो पा रहा था। पहले उसका रवैया समझ से बाहर हुआ था, अब हर मामले में उसकी मुदाखलत जन्नत को परेशान कर रही थी। वैसे जन्नत एक सवाल पूछूं तुमसे? वो कपड़ों का जायजा लेती बस वक्त गुजारी ही कर रही थी। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का एतराफ किया? एक लंबा सा चक्कर काट कर चंद एक शर्ट्स पसंद किए वो दबे दबे जोश के साथ पूछ रही थी। जन्नत ने पलकें झपका कर उसे देखा। मोहब्बत का एतराफ? हाँ, कैसे भला? उसने सवालिया आबरू उठाई। आइमा ने भूमें उचका कर उसे देखा। क्या उसका सवाल इतना मुश्किल था कि जन्नत की समझ में ना आए? मतलब जैसे शोहर कहते हैं तुम मेरी जिंदगी हो, सांस हो, दिल गुर्दा हो, फलां फलां फलां, या फिर सिंपल आई लव यू। ऐसा कोई जुमला तो जन्नत कमाल के तस्वुर में भी नहीं आ सकता था। मोहब्बत और फारिस को होगी, वो भी जन्नत कमाल से। साबिउल मुस्तहिलात, दुनिया के 7 नामुमकिनात में से एक। क्या जिंदगी गुजारने के लिए ये एतराफ जरूरी होता है? उसने पूछा। हाँ जरूरी होता है, इनफैक्ट जरूरी होना चाहिए। मोहब्बत अमाल से झलकती हो तो एतराफ की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसाख्ता कह गई। ऐसी मुश्किल बातें आयमा के सर पर से गुजरती थी। उसने जन्नत को कुछ खुफगी से देखा। ये फलसफी बातें मेरे साथ मत किया करो। ये कलर कैसा रहेगा आयमा? उसने मौजू बदलना चाहा। तुम मुझे ठीक से कुछ बता क्यों नहीं रही हो? आयमा चिढ़ गई। और ठीक से कुछ बताए भी तो कैसे, जब कुछ भी सिरे से ठीक ही ना हो। आखिर तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो? उसने उकता कर कहा। मतलब फारिस भाई को देखकर लगता तो नहीं है कि वो जरा से भी रोमांटिक होंगे, लेकिन मेरी प्यारी आयमा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ देर के लिए फारिसनामा बंद कर दें? बात करते हुए उसकी नजर आयमा के अकब में एक अजनबी शनासा चेहरे पर पड़ी। सहज सहज कदम उठाती एक स्टाइलिश सी लड़की उनके पास आकर रुक गई थी। हाय, दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया था। जन्नत की निगाहों के ताकुब में आयमा ने मुड़कर पीछे देखा। आंखों में हैरत का तासुर उभरा, लबों की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे का रंग फक हो गया। पहचाना मुझे? गालबन हमारी मिशाल की मंगनी पर मुलाकात हुई थी। जीन पर फुल सफेद नेक शर्ट में मलबूस, बालों का मुसी बन बनाए, बगैर मेकअप के वो आम से हुलिये में भी गजब ढा रही थी। हसीन वो इतनी थी कि आसपास गुजरते लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखते थे। जी, बहुत अच्छी तरह से। उसका रवैया, लहजा और तलख जुमले जन्नत भूली नहीं थी। तब ही उसने हाथ नहीं मिलाया था। ओह हाय आयमा, कैसी हो? अपना हाथ नीचे करके अब के वो आयमा जहीर से मुखातिब हुई थी, जो काटूं तो लहू नहीं की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। तुम ही तारुफ करवा दो, गालबन ये तो मुझे जानती ही नहीं है। चलें जन्नत। आयमा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मुड़ गई। उसकी उंगलियों की लर्जिश जन्नत को अपने बाजू पर वाज़िया महसूस हुई थी। तुम जानती हो इस लड़की को? कौन थी? मॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ जाते हुए उसने पूछा था। है कोई? आयमा का अंदाज सरसरी था, मगर चेहरे के तासुरात कुछ और ही हकायात सुना रहे थे। मिशाल की मंगनी पर ये तुमसे मिली थी? चंद लम्हों के बाद उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा था। हाँ। आयमा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। क्या क्या कह रही थी?
उसने संभल कर पूछा। कुछ खास नहीं, उसने कंधे उचकाए, मगर हकीकत तो ये थी कि उसे मिशाल की मंगनी पर होने वाली तलख मुलाकात किसी सूरत भूलती नहीं थी। दोबारा कभी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मत करना, अच्छी लड़की नहीं है, मुख्तसर कहकर आयमा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोल दिया था। जन्नत कमाल आंखों में ना समझी लिए उसे देखकर रह गई थी। अदील अहमद ने वीडियो ईमेल कर दी थी। नोटिफिकेशन मौसूल होते ही फारिस ने वीडियो प्ले कर दी। स्क्रीन पर मंजर वाजिया हो चुका था। उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में उस मुकाम पर खड़ी थी जहां आमदोरफ्त कम थी। अकब में मेन रोड था जिस पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरती दिखाई दे जाती थी, वरना रोड सुनसान ही था। जिस वक्त वो गाड़ी से टेक लगाए जन्नत से बात कर रहा था, उस वक्त दूसरी रो में सफेद करोला गाड़ी के पीछे कोई मौजूद था। जब वो गाड़ी निकाल कर वहां से जा चुका तो उससे कुछ ही देर बाद मोबाइल फोन पर फोन करती जन्नत के अकब से वो नमोदार हुआ था। फिर उसने जन्नत के करीब आकर कुछ कहा था। वो एक झटके से घूमी थी। खौफ और परेशानी के आलम में वो उसी सराय से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी दाहिनी कलाई उस शख्स की गिरफ्त में आ गई। चूड़ियां चुड़मुड़ा कर टूटी थी। बेसाख्ता ही फारिस वजदान की आंखों में खून उतरा था। मुट्ठियां भींच गई थी। जन्नत ने अपना हाथ छुड़ाने की सही की थी। ये उसके अंदाज से वाजिया था। वो मदद के लिए चला रही थी। गैर आबाद हिस्सा था। उस तरफ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद को आ जाता। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा, साथ ही कुछ कह भी रहा था। अपना हाथ छुड़ाते हुए यकदम ही जन्नत ने उसका मुंह नोच लेना चाहा। नाखून के निशान गाल और गर्दन पर पड़े और अगले ही लम्हे उसने जन्नत के गाल पर थप्पड़ झाड़ दिया। वो नीचे जा गिरी। एन उसी लम्हे सायरा खाला का बेटा फैसल आ गया था और फिर देखते ही देखते चंद लोगों का मजमा भी इकट्ठा हो गया। उसने जन्नत कमाल को अपने दाहिने हाथ की कलाई थाम कर उठते देखा और हाथ बढ़ाकर वीडियो रोक दी और कितने लम्हे बीत गए उसे पता ही न चला। फिर वो कुर्सी छोड़कर उठा था। राहदारी में भारी कदम उठाते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे का रुख करते वक्त उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी, जैसे कोई शकील शय उसके सीने पर आन पड़ी हो, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। कमरे का दरवाजा धकेलकर वो अंदर आया तो वो सामने बैठी थी। सरताले हाफताने सोफे पर सिमट कर बैठी, लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। पॉपकॉर्न का पैकेट हाथों में था। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट, चॉकलेट्स, चाय का कप, कॉफी टेबल पर रखे थे। इन हमाक से कोई सीन देखते आंखों में इश्तियाक था और लबों पर तबस्सुम। इजी होकर बैठी थी वो। लापरवाही लिए हुए अंदाज था उसका, जैसे कुछ देर पहले तक उनके माबैन कोई तलख कलामी नहीं हुई थी, जैसे 20-25 रोज पहले कोई हादसा पेश नहीं आया था, जैसे उसकी चूड़ियां नहीं टूटी थी, जख्म नहीं आया था, जैसे लावारिस समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई थी। तुमने फारिस को बताया नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा। वो साकत और सामत उसे देख रहा था और वो इतराफ से यकसर बेनियाज किसी सीन पर बेसाख्ता मुस्कुरा रही थी। मुझे गिरने से डर नहीं लगता खान। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी और फिर खुद उठकर भी गई थी। अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। और तब ही निगाहों की तपश का एहसास करते ही जन्नत ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसके तासुरात से लम्हे भर के लिए वो चौंक सी गई। गलती तो मेरी ही है ना? फारिस ने तो कहा था कि साथ ही चलो। मैंने ही जिद की कि सिदरा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी, लेकिन अगले ही पल आंखों में खुफगी लिए उसने भुएं सुकेड़ कर चेहरे का रुख बदला और लैपटॉप स्क्रीन पर निगाहें जमा ली। कुछ ही देर में वो कमरे से चला गया था। जन्नत कमाल को अंदाजा ही नहीं था कि जो मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग उसने 25 रोज कबल पार्किंग एरिया में फारिस वजदान को रोते हुए भेजी थी, वो आज सीन कर ली गई थी। नाश्ते की टेबल पर मिसेस शेराजी ने फारिस वजदान की खामोशी को कुछ ज्यादा ही महसूस किया था। एक तो वो खासी ताखीर से आया था, ऊपर से था भी आम हुलिये में, गोया आज उसका ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। टोस्ट पर जैम लगाते हुए जन्नत ने बेसाख्ता नजर उठाकर उसे देखा। रुत जगह की गवाही देती आंखों में थकान उतरी थी। मामूल के मुताबिक ना वो अपने टैब पर हेडलाइंस देख रहा था, ना ही मिसेस शेराजी से कोई बात कर रहा था। नीली जीन्स पर स्याह जर्सी नुमा शर्ट में मलबूस, सुर्ख मफलर को गर्दन के गिर्द ढीले अंदाज में डाले वो जिच करने को उसे भी नहीं देख रहा था। फारिस,
मैं ठीक हूँ मम्मी। उसने चाय का कप उठाया। आज ऑफिस नहीं जाओगे? मिसेस शेराजी ने पूछा। नफी में सर हिलाते हुए उसने घूंट भरा। मुझे काम से कहीं जाना है। मिसेस शेराजी ने समझकर सर हिला दिया, मगर उसके तासुरात की वजह से उनकी तसल्ली अब भी न हुई। लेकिन उन्होंने मजीद सवाल नहीं पूछे। मेडिसिन तो ले रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब के फारिस ने सर उठाकर उन्हें देखा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय का खाली कप रखकर वो चला गया था। नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। मिसेस शेराजी ने फिक्रमंदी से उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा। दिल न जाने क्यों अंदेशों में घिर गया था। वो कुछ और सोच रही थी, जन्नत कुछ और फारिस कुछ और। वो सारी रात जागकर ऑफिस के काम निपटाता रहा है। उन्हें परेशान देखकर जन्नत ने फौरन से बात संभाली। मिसेस शेराजी ने चौंक कर उसे देखा। लम्हे भर के लिए उनकी आंखों से तशवीश गायब हुई। यकीनन वो कुछ और सोचकर परेशान हो रही थी। जन्नत ने उनके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। वो समझ गई थी कि मिसेस शेराजी की परेशानी हमाद के बेटे से मुतल्लक थी। पसे पर्दा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी जो इन माँ बेटे के दरमियान बेनाम सी खामोशी हायल कर देती थी। नाश्ते के बाद वो उन्हें मामूल की तरह लॉन में ले आई और तब ही उसने फारिस वजदान को सदर दरवाजे से बाहर निकलते देखा था। वो सरायत से कदम उठाता पोर्च की तरफ जा रहा था। अंदाज में अजलत नुमाया थी। रिमोट की सी गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसने रुक कर सरसरी से अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर गाड़ी में सवार हो गया। जन्नत सर झटक कर मिसेस शेराजी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जो अब भी आंखों में फिक्र और उलझन समोए फारिस को ही देख रही थी। उस रात वो काफी ताखीर से घर आया था। जन्नत, जो उसकी आमद से पहले तक मिसेस शेराजी के नंबर से मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रही थी, यकदम ला ताल्लुक हुई। वो सीधा उनके कमरे में चला गया था, जो बर वक्त फोन पर राब्ता न होने की वजह से काफी फिक्रमंद नजर आ रही थी। जन्नत दरवाजे में ही खड़ी थी जब वो उनके पास बैठकर मध्यम आवाज में उन्हें बता रहा था कि उसे जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया था। आंखें अब भी गुलाबी थी, थकावट अंग अंग से आया। खाना वो बाहर से खा कर ही आया था। सो आराम की गर्द से वो माजरत चाहते हुए फौरन ही उठ गया था। जन्नत कमरे में आई तो वो कपड़े बदल कर लाइट्स ऑफ किए बेड पर नीम दराज था। गोया इस वक्त उसे मुकम्मल खामोशी और सुकून की ख्वाहिश थी। अपना मोबाइल उठाते जन्नत एहतियात से दरवाजा बंद करती बाहर आ गई थी। एन उसी लम्हे उसका मोबाइल बज उठा। सायरा खाला की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? उसका रुख टेरेस की तरफ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जन्नत, तुम कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो शॉल अपने गिर्द ठीक से ओढ़ने लगी। आप सुनाएं, सब खैर है ना? खैर तो है, लेकिन वो जमान हॉस्पिटल में है। गो के उसे जुमान नामी शख्स में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी जिस तरह खाला ने खबर सुनाई थी वो चौंकी जरूर थी। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। टांग, हाथ और बाजू टूट गए हैं। जन्नत की आंखें फैल गई। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अल्लाह ने करम किया, बचत हो गई, वरना जिस हालत को वो पहुंचा हुआ है। बस आंखों में ताज्जुब लिए वो टेरेस की तरफ जाने का इरादा तरक किए सीढ़ियों पर बैठ गई। मगर ये सब हुआ कैसे? कुछ बताया नहीं उसने। ऑफिस से वापसी पर 2 गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। 4-5 लोग थे। उन्होंने उस पर तशद्दुद किया है, लेकिन वो कौन लोग थे? जमान कुछ बता नहीं रहा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाने दी। वाकया अफसोसनाक था, मगर अंदर ही अंदर उसे बेइंतहा खुशी महसूस हुई थी, और इस खुशी का इजहार वो चाह कर भी सायरा खाला के सामने नहीं कर सकी थी। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। अपने शानदार बेडरूम की दीवार गिर खिड़कियों पर से उसने पर्दे खींचकर हटा दिए थे। ग्लास डोर स्लाइड करके बालकनी पर झुककर उसने वसी रकबे पर फैले सरसब्ज लॉन को देखा। निगाहें फूलों की क्यारियों और जगह जगह पर बने फव्वारों से होती हुई बैरूनी दीवारों पर झुके इमलताज के दरख्तों पर ठहर गई। धूप चहार सू बिखरी थी। मौसम अच्छा हो रहा था। खुली फजा में गहरा सांस लेते हुए उसने झुककर नीचे देखा। नजर जन्नत कमाल पर जा ठहरी। वो मिसेस शेराजी के साथ लॉन में मौजूद थी, हशाश बशाश और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। वो उनके सामने लॉन चेयर पर सर उठाए बैठी थी। मिसेस शेराजी के आगे इजल पर सफेद कैनवस मौजूद था। साइड टेबल पर बेशुमार ऑयल पेंटिंग ट्यूब्स पड़ी थी।
पैलेट और एक ब्रश उनके हाथों में था और बकिया ब्रशेस के ढेर सामने पड़े थे। उसने पहले अपनी अम्मा को और फिर इन रंगों को देखा जो कभी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे थे, और इस कैनवस को देखा जिस पर वो प्रोफेशनल अंदाज में रंग बखेरने लगी थी। साथ ही वो जन्नत को भी देखते हुए हंस रही थी, जो हाथ हिला हिला कर मुसलसल बोले जा रही थी। सामने बैठने के अंदाज से ही वाजिया था कि उसे ही कैनवस पर उतारा जा रहा है, और शायद यही वजह थी कि वो अब बेइंतहा खुश लग रही थी। कितनी ही देर तक वो उन पर नजर जमाए अपनी जगह खड़ा रहा था। आपको कितना वक्त लगेगा मुझे पेंट करने में? और नीचे, बहुत नीचे, चेहरे पर मुसर्रत के रंग लिए जन्नत ने मिसेस शिराजी से पूछा था। इस हाथ के साथ तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उन्होंने सुर्ख और सफेद रंग को पैलेट पर महारत से मिक्स करते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर 5 मिनट के बाद उठकर देख लिया करूं कि आपने कितना बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिसेस शेराजी ने मना कर दिया। बेसब्री जन्नत का वो वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। आधे घंटे के बाद जब वो मुकम्मल बना चुकी तो उन्होंने इजल का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। मिसेस शेराजी ने उसे हैरान कर दिया था। उन्होंने गुलाब पेंट किया था जिसके रंगों का इम्तिजाज ऐसा ही था जैसे बर्फ ने आग पकड़ ली हो। मैं चेहरे पेंट नहीं करती जन्नत, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें ही पेंट किया है। गीली आंखों के साथ वो काफी देर तक गुलाब को देखती रही। बर्फ को पकड़ती आग या आग में ही जुम होती बर्फ। फिर सर उठाकर उसने मिसेस शेराजी को देखा। ये मैं ही हूँ, है ना? जन्नत हो, फूलों जैसी ही नजर आती हो। उन्होंने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। मेरे नाना मेरा नाम वर्दा यानी गुलाब का फूल रखना चाहते थे। कुछ याद करके वो उन्हें बताने लगी, क्योंकि मेरी पैदाइश से चंद रोज पहले उन्होंने ख्वाब देखा था कि एक सरसब्ज बाग है जिसमें बेशुमार फूल हैं और 2 परिंदे हैं जिनमें से एक उनकी झोली में आ गिरता है। उसने रुक कर कुछ सोचा। नाना का एक दोस्त था जिसने उन्हें जन्नत नाम बताया, और तब नाना को लगा कि जन्नत में जैसे हर तरह के फूल समा जाते हैं। उन्हें ये नाम मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरा नाम जन्नत रख दिया। मिसेस शेराजी मुस्कुराते हुए उसे खामोशी से तकती रहीं। अब आप और क्या पेंट करेंगी? उसने पूछा। शायद उसे। उन्होंने जन्नत के अकब में आंखों से इशारा किया। उसने मुड़कर पीछे देखा। फारिस वजदान फोन पर बात करते हुए पोर्च की तरफ जा रहा था। वो सीधी हो बैठी। फारिस को जहन में रखकर मिसेस शेराजी क्या पेंट करेंगी, वो सोच में पड़ गई। आग, शोले, आंधी, तूफान, बर्फीले पहाड़। हाँ, वो जन्नत के लिए ऐसा ही था। उसकी शख्सियत को ऐसे ही किसी मंजर में समोया जा सकता था। चलें, अब आप कुछ रेस्ट कर लें। उसने मेज से किताब उठा ली और फिर वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया जहां से उसने छोड़ा था। वो आतिशदान के सामने इजी सोफे पर टांगे सीने से लगाए बैठी थी। शॉल से कुछ नजर आ रहा था तो उसकी आंखें शहद जैसी गहरी पुरकशिश आंखें जिनकी पलकों पर नमी ठहरी थी। ग्लास टेबल पर डायरी, किताब, कलम और शीट्स भी रखी थी। मोबाइल भी पास ही पड़ा था। मिसेस शेराजी का दिया हुआ टास्क जैसे मुकम्मल होने को था। वो बहुत करीब थी जवाब से, तकरीबन पा ही चुकी थी। लिखकर नोट्स भी बना लिए थे। अपनी सोच और समझ के मुताबिक जिंदगी के बहुत मामलात को भी इस आयत की निगाह से देखकर जान चुकी थी। लेकिन फिर भी युसरा वहीं था। वो अभी तक उसकी गहराइयों में उतर नहीं पाई थी। हरूफ के राज मानी समेत अभी तक समझ नहीं पाई थी। सबसे ऊपर जो सफ़ा रखा था उस पर कुछ आयात के प्रिंट आउट्स थे, जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और ज़ोजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयात थी। वो पहले भी इन्हें काफ़ी देर तक देखती रही थी। अब भी अपनी निगाहें इन आयात पर जमाए बैठी थी। मौजू एक ही था, सकम अकीम, भांज होना। वो समझना चाहती थी आयात भांज जैसे नुक्स को कैसे वाजिया करती है, फिर इस नुक्स को रद्द करके उसे मुकम्मल कैसे करती है। वो यहाँ सोचों में घिरी बैठी थी और नीचे अक्सा कॉफी के मग उठाए धप धप सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी। कहाँ जा रही हो? फारिस वजदान ने राहदारी में ही रोक दिया था। वो काम निपटा कर स्टडी रूम से बाहर आया था। वो जन्नत आपी ने कहा कि वो बोर हो रही है तो तुमने सोचा कि कुछ करतब दिखा देती हूँ ताकि वो इंटरटेन हो सके। अक्सा ने घर भरा कर उसे देखा, फिर उसी सरायत से सर हिलाकर झुका गई। ये फारिस साहिब बिना अब मैं कोई करतब दिखाने वाली लगती हूँ? हालांकि उसके अब्बा कहते थे कि उनके साहिब बड़े सुलझे, सोबर और डिसेंट हैं। जरा सा सर उठाया। मैं जाऊं साहिब? कॉफी ठंडी हो रही है, इधर लाओ। जी? वो होंकपन से देख कर रह गई। फारिस ने हाथ बढ़ाकर मग ले लिया।
अब जाओ। घूंट बढ़ते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। अक्सा देख कर रह गई। ये जन्नत आप ही को देनी थी। उसका इशारा दूसरे मग की तरफ था। फारिस ने वो भी ले लिया। चाहो न चार, अक्सा को फौरन मुड़कर जाना पड़ा। वो सीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो जन्नत ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। कॉफी का मग उसके सामने टेबल पर रखकर वो सामने सिंगल सोफे पर विराजमान हो गया। यूं ही बैठे बैठे मेज पर बिखरे कागजात पर सरसरी सी निगाह दौड़ाना चाहिए, मगर जन्नत ने किसी चील की तरह अपनी सारी चीजें झपट कर उठा ली। आंखों में खबरदार का नोटिस लहराने लगा। वो इजी होकर घूंट घूंट कॉफी अपने अंदर उतारता रहा। निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज रहीं। डाइवोर्स के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अंदाज सरसरी सा था। जन्नत ने अचंभे से उसे देखा, शदीद हैरत और बेयकीनी से। और सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? फिर संभल कर आबरू चढ़ा कर पूछा। वही जिसके मरने से तुम बेवा हो सकती हो। जन्नत ने सटपटा कर उसे देखा, फिर जेरे लब बुड़बुड़ा कर रह गई। अब इस बात को ये कभी भूलेगा भी या नहीं? उसने झंझला कर मग टेबल पर रख दिया। वो सोफे की पुश्त से कमर टकाए टांग पर टांग रखे शहाना अंदाज में बैठा था। फुल नेक स्वेटर की जिप सीने तक खींची हुई थी। मैं ये सवाल सिर्फ मम्मी की वजह से पूछ रहा हूँ। उसे गहरी जांचती निगाहों से देखते हुए उसने घूंट लिया। तुम बहुत खास हो उनके लिए, इसलिए। हाँ, उनके लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो नहीं। सो तुम इस तरह का सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते। तुम्हारे लिए बस यही बात अहम होनी चाहिए कि तुमने मुझे खाई से धक्का देना है। अब नीचे गिरते हुए मैं पत्थरों से टुकरा कर मरती हूँ, या नहर में डूबकर, या फिर जिंदा बच जाती हूँ। इट इज नन ऑफ योर कंसर्न, इट इज माई कंसर्न। वो बेहद संजीदा था। अगर तुम जिंदा बच गई तो? जन्नत उसे देख कर रह गई। अगले ही लम्हे उसके लब भींच गए, आंखें सुर्ख हो गई। इस अरसे में पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जुबान ही है जो हर बार फारिस वजदान के सामने उसका तमाशा बना देती है। अल्लाह के फजल से बहुत से बैकअप प्लान्स हैं मेरे, और सब ही मुस्बत हैं। ना ही मेरा सर फटेगा, ना मैं डूब कर मरूंगी। मैंने कब कहा तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए? वो सवालिया निशान बन गया। देखो, जन्नत ने हाथ के इशारे से उसे बेहद तहम्मुल से मजीद कुछ भी कहने से बाज रखा, वरना दिल तो चाह रहा था कि कोई चीज उठाकर उसके सर पर दे मारे। लेकिन ये निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। क्या अब तुम देख नहीं रहे? मैं अब अपनी लिमिट्स में हूँ। तुम्हें अपनी लिमिट्स में आने में 3 माह लग गए। मैं 3 दिन में सब भूल जाऊं? जन्नत अपनी जगह थम कर रह गई। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लिख कर दूं? तब जाकर तुम्हें यकीन आएगा। वो जिच हुई। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, बाद में साफ मुकर जाओ। मैं ऐसी नहीं हूँ, जब्त करके कहा। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? लहजे में तमस्खर घुल गया। जन्नत उसे देख कर रह गई। कैसे लफ्जों में उलझा कर उसकी दुर्गत बना देता था, और कैसे पागलों की तरह हर बार उसके जाल में फंस जाती थी। यका यक ही उसे शदीद किस्म का गुस्सा चढ़ा। वो उस पर फट पड़ी। तो तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, वही जिसके मरने से। जन्नत ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैं कुछ नहीं सुन रही, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। ला 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 ला। साथ ही उसने इतना शोर मचाया ताकि फारस की आवाज उस तक ना पहुंचे। फिर गुस्से से झंझलाती अपने कागजात समेटती सीटिंग रूम से ही निकल गई। कॉफी तो उसकी वैसे भी ठंडी हो गई थी, मजीद की तलब भी ना रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर वो सफा उठा लिया जिसे वो जल्दबाजी में छोड़कर गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाता, जन्नत ने पीछे से झपट लिया। अपने काम से काम रखो। ये बात कह कौन रहा है? मजाक उड़ाता हुआ लहजा। वो मस्जिद सुलगती वहां से वॉकआउट कर गई।